नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी स्टूडियो में आप सब दर्शकों का स्वागत है। आपके सामने हम आज फिर मौजूद हैं आज की बहस का नया अंक लेकर। आज की बहस कई मायनों में आप कहेंगे कि विशेष है। विशेष इसलिए कि नगर निगम चुनावों पर जो हम ये कार्यक्रम कई दिनों से करते आ रहे हैं, आज उसने एक कड़ी और पार करते हुए एक सोपान पे आ पहुंची है। वो सोपान जहां पर चुनाव प्रचार ख़त्म हो चुका है। आज शाम 5 बजे जब हम आपके सामने आए हैं, 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। अब परसों सुबह से वोटिंग होगी, उसी दिन रिजल्ट भी आएंगे नगर निगम चुनावों में। आपने देखा होगा दोनों राजनीतिक दलों के लिए, बल्कि आम आदमी पार्टी ने भी कुछ कैंडिडेट उतारे हैं, तो सबके लिए एक प्रतीक्षा की घड़ी है और परीक्षा की घड़ी भी है। आज की बहस में हमारे साथ विशेष मेहमान के रूप में एक बार फिर से उपस्थित हैं संजय अवस्थी जी, दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप के न्यूज़ एडिटर। अवस्थी जी, आपका स्वागत है। और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट अनिल अग्निहोत्री। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं संजय अवस्थी जी के साथ। अवस्थी जी, नगर निगम चुनाव एक तरह से समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, चुनाव प्रचार खत्म हो गया है, परसों सुबह से वोट डालेंगे। तो आप क्या मानते हैं, हिमाचल की राजनीति इस बार किस तरह से नए नज़रिए से सामने आई है इन नगर निगम चुनावों के माध्यम से? बिल्कुल, हिमाचल की राजनीति के प्रति लोगों का इस बार नज़रिया बदला है। उसके पीछे एक तो बड़े कारण, सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि 3 नए निगमों का गठन हुआ और 3 ही नए शहर जो हैं वो हिमाचल की राजनीति में पहले से ही बहुत बड़ा दखल रखते हैं। जी जी, ठीक है। चाहे वो मंडी हो, जहाँ से सीएम साहब का प्रतिनिधित्व प्रदेश सरकार में है, पालमपुर हो जो शांता जी का घर है, सोलन जो बोल सकते हैं कि अपने डॉक्टर बिंदल की कर्मभूमि रही है जी। तो नज़रिया लोगों और वैसे ही धर्मशाला भी, बिल्कुल वैसे ही धर्मशाला भी, क्योंकि मैं दूसरी राजधानी इसलिए उल्लेख नहीं किया कि धर्मशाला का दूसरा चुनाव जी जी। पर 3 शहरों का इसलिए मैं कर रहा हूँ कि तीनों का पहली बार नगर निगम में चुनाव हो रहा है। और उसमें भी बड़ी बात है कि उसमें बहुत से ऐसे क्षेत्र शामिल हुए हैं जो ठेठ ग्रामीण थे, जिनका शहरों से कोई लेना देना नहीं था, पृष्ठभूमि परिवेश सब ग्रामीण था। उन ग्रामों का शहरों में शामिल होना लोगों के नज़रिए में बदलाव ला रहा है, लोगों की सोच में बदलाव ला रहा है। बड़ी बात, अगली चुनाव चिन्ह पर इलेक्शन हुआ है पहली बार हो रहा है, नया प्रयोग है है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के विज़न को बदलेंगी। इस बार जो भी चयन होगा, है ना, लोगों आप देखेंगे कि इस बार का जो चुनाव है या जो लोग चुनकर आएंगे वो पहले से बिल्कुल हटकर होंगे। पार्टी चिन्ह पर जब भी तो अलाइनमेंट हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हिमाचल के लोगों ने क्योंकि ऐसा पहले कभी देखा नहीं है, तो हमारे लिए नई बात है। जी, आपका धन्यवाद इस क्वेश्चन का आपने जो जवाब दिया। हमारे दर्शक आपसे जानना चाहेंगे कि और भी कई चीज़ें देखने में आई हैं, जैसे आप नेताओं को ले लीजिए। जी जी जी, बड़े बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री समेत, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके समेत दोनों ही तरफ के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, और आज तो अनुराग ठाकुर भी पहुंचे थे। तो इन नेताओं को आना पड़ा है, हर वार्ड में घूमना पड़ा है, हर गली में घूमना पड़ा है। इसको आप किस नज़रिए से देख रहे हैं? ऐसा क्यों हुआ और कैसा लग रहा है जनता को? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इससे पहले देखा होगा कि हैदराबाद का जब चुनाव हो रहा था तो सारा जो देश का मीडिया था वो वहीं केंद्रित था, जी जी, है ना। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सत्ता दल, जो केंद्र में सत्ता में है दल, उसके बड़े बड़े नेता जो तो हैदराबाद में बैठे थे। बिल्कुल सही बात। वैसा तो नहीं हमें देखने को मिला इस बार हिमाचल में, पर अगले चुनाव में मुझे लग रहा है कि हम वैसा भी देखें, हम उसी रास्ते पे बढ़ रहे हैं, है ना। क्योंकि इस बार सरकार या विपक्ष दोनों दलों के बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री चारों नगर निगमों में घूमे हैं, ठीक है, उनके हर मंत्री घूमे हैं, उनके अध्यक्ष घूमे हैं। उसी तरह विपक्ष कांग्रेस की तरफ से देख लें, राजा वीरभद्र सिंह, चूंकि वो शायद शारीरिक तौर पे अभी उतने स्वस्थ नहीं हैं कि वो घर गली जा चुके हैं, हालांकि आज उनका बयान जरूर जारी हुआ है, बीच बीच में वो बयान देते रहे। पर वहाँ देखिए पार्टी अध्यक्ष या पूर्व मंत्री, विधायक, जो भी लोग हैं वो इस बार, या विपक्ष के नेता हैं, वो भी हर निगम के हर वार्ड में गए हैं। तो बड़े नेताओं का
इस चुनाव में कूदना आपको एक तो इसका इम्पोर्टेंस बताता है ना, और ये भी बता रहा है कि राजनीति अब किस दिशा में जा रही है, कि अब ये जो चुनाव है वो ग्रामीण स्तर के चुनाव नहीं है या शहरों के छोटे चुनाव नहीं है जो नगर परिषदें होती थी। अब ये चूंकि चारों नगर परिषदें थी पहले, है ना, 3 तो इस बार ही नगर निगम बने हैं, तो पिछली बार जो चुनाव हुए थे उसमें तो लोगों को पता नहीं था। अब थोड़ी सी जनसंख्या थी, है ना, उस थोड़ी सी जनसंख्या में 10-12 वार्ड होते थे, है ना, 1-2 किलोमीटर के रेडियस में सारा चुनाव खत्म हो जाता था। इस बार तो रेडियस भी बड़ा है, क्षेत्र भी बड़ा है, जनसंख्या भी 40-45 हज़ार तक गई है और लोगों की भूमिका सहभागिता सब बड़ी है, मुद्दे उस तरह से आगे आए हैं। तो ये चुनाव मतलब आप बोल सकते हैं कि सब कुछ बदला है इसमें। आपने जो कहा बिल्कुल सही कहा, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यह है कि आपने इसको हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन से जोड़ के देखा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था, वहाँ पे भी भाजपा के बड़े बड़े केंद्रीय नेता और बहुत ज़्यादा वो मतलब हैदराबाद में उन्होंने एक तरह से अटैक मोड में आ गए थे। हाँ, वहाँ पे गेंद भी बहुत की उन्होंने, 2-3 सीटों से वो 47-45। हाँ, मुझे लग रहा है कि इस चुनाव में बहुत ज़्यादा सीख राजनीतिक दलों ने वहाँ से ली है कि किस तरह से, किस गंभीरता से चुनाव को लिया जाए, है ना। तभी मैं उल्लेख कर रहा हूँ कि सीएम साहब और पक्ष विपक्ष के सारे नेता हर वार्ड में घूमे हैं, तो चुनाव छोटा नहीं है अब ये। हाँ, देखिए हैदराबाद से अगर तुलना करते हैं हिमाचल के भी इसमें, तो ठीक है वहाँ पे भाजपा ने थोड़ा बहुत जोर भी लगाया, लेकिन समय बहुत कम था। देखिए 3 से आगे बढ़ना और एक तरह से आप लगभग वहाँ पे आप अपनी लोकल बॉडी की गवर्नमेंट बनाने के करीब चले गए थे। तो विपक्ष ने वहाँ पे जो सत्ताधारी दल था उसने मौका दिया कि ऐसा। अब यहाँ पे भी देखना होगा कि कांग्रेस इस मौके को कैसे भुनाती है। क्या मुख्यमंत्री और भाजपा के बड़े नेताओं के सामने कांग्रेस के जो दिग्गज हैं, दिग्गज कहेंगे, बिल्कुल दिग्गज ही हैं वो भी, क्योंकि अगर सरकार में ये होते तो बड़े चेहरे होते सरकार का, तो ये कितना कर पाते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है, इस बार चुनावों का एक मतलब और हुआ, नगर परिषदों के चुनाव होते थे तो ना इतना चर्चा में आते थे, ना ही क्या हो रहा है उसको एक सरसरी तौर पे पंचायत राज्य के साथ होते थे, चले जाते थे। अभी हमने देखा कि शहरों के मुद्दे जो है वो नज़रिए से सामने आए हैं, एक एक शहर का। अच्छा, हुआ क्या, किसी शहर के किसी मोहल्ले की एक गली, उसमें गली का गड्ढा, वो भी चुनाव प्रचार में शामिल रहा, वो भी वादों की श्रेणी में आया, और उसमें भी बड़े नेताओं ने कहा कि हम इस गड्ढे को भरवाएंगे। नुक्कड़ में जो नल लगा है उसमें पिछले 2 महीने से पानी नहीं आ रहा है, वो भी मुद्दा बना, और कई जगह तो ऐसा सुनने में आया कि वो नल टपक पड़े, जैसे ही लोगों ने मुद्दा उठाया सुबह वहाँ पानी आ रहा था। तो ये जो एक चेंज हुई, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? आप इससे क्या हमें हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ये क्या हुआ है, और ये क्या आगे किसी उसका परिणाम ये इसमें ये दिखता है हमें कि आगे चल के ये ऐसी स्थितियां रहेंगी, या फिर ये कुछ ही दिनों की बात थी? क्या लगता है? स्थितियाँ इससे गंभीर होंगी, मुद्दे इससे गंभीर आपके सामने आएंगे, चूंकि उसके पीछे सबसे बड़ी पृष्ठभूमि है चुनाव चिन्ह। पार्टी चुनाव चिन्ह जब साथ में है तो वादे जो करेंगे आपको निभाने पड़ेंगे, और लोगों को, हर व्यक्ति को आपको कन्विंस भी करना पड़ेगा कि आपके प्रति वो कितने गंभीर हैं। पहले होता था किसी इंडिविजुअल का, पार्टी की छवि भी मतलब उससे जुड़ी हुई है। वो जो अपना उससे पहले अब तक जितने भी वादे हुए नगर परिषदों में या आप बोल सकते हैं नगर निगमों में, वो किसी इंडिविजुअल का होता था, है ना, पार्टी का नहीं होता था। क्योंकि इस बार पार्टी का है, वादा पार्टी का है, तो पार्टी को अब एक तो वादे गंभीर करने पड़ेंगे। आपने देखा ना, सबसे पहले घोषणा पत्र जब धर्मशाला का जारी हुआ कांग्रेस का, तो उसमें किस तरह के वादे हैं, है ना, हर एक वादा जो चौंकाने वाला है, विजन दिख रहा है। तो वो सारा क्या है, वो अगर वो किसी व्यक्ति विशेष का होता तो शायद उसमें बहुत अंतर होता। चूंकि पार्टी का है, विषय पार्टी का है, चुनाव चिन्ह के साथ हैं, तो फिर वहाँ गंभीर हैं, विषय गंभीर हैं, और हर उस मुद्दे को टच करने की कोशिश की गई है जो किसी व्यक्ति विशेष को प्रभावित करता है, किसी गांव को प्रभावित करता है, किसी वार्ड को प्रभावित करता है, किसी नुक्कड़ को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। अब भगवान करे कि ऐसा हो कि ये जो इनके चुनावी घोषणा पत्र थे, जिनको कहीं दृष्टि पत्र का नाम दिया गया, संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, उनमें जो वादे किए गए हैं, हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं वो उनको पूरा करने में भी पूरा जोर लगाएं। देखिए, अगर जो भी जीत के आएगा, वादे इतने ज़्यादा हो गए और लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ा दी है बड़े नेताओं ने कि वो एक एक चीज़ को मॉनिटर करेंगे। मैं आपको बताऊं जी, वादे गंभीर भी हैं और वादे ऐसे भी हैं जो टच भी नहीं हुए उसके बावजूद, जो ऐसे विषय हैं। मैं आपको धर्मशाला का दिखाता हूँ। धर्मशाला में बहुत सी ऐसे विषय हैं
सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक बहुत गंभीर विषय है उनका, है ना। पानी की बहुत दिक्कतें हैं, तो मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे बहुत ज्यादा नहीं बोले हैं, अब स्थानीय मुद्दों पे रहे हैं जो लोगों से लोकल, हालांकि वो बिल्कुल स्थानीय है, धर्मशाला के लिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थानीय विषय है। या पालनपुर में देखिए, पालनपुर जिस क्षेत्र में, जितने एरिया में नगर निगम के चुनाव लड़े जा रहे हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा आर्थिकी का एक बहुत बड़ा साधन जो है वो टी गार्डन्स है ना। टी गार्डन्स की वहाँ चाय का रेट कौन निर्धारित करता है, किसी को पता नहीं है अभी तक, है ना। वो शायद कोलकाता से निर्धारित होता है ना, लेकिन पालनपुर में वैसा कोई मैकेनिज्म बने उसके लिए कहीं चर्चा नहीं हो रही है। एक रोप वे बनना था पालनपुर में, शांता जी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है, उस पर कहीं चर्चा नहीं हो रही है। सोलन में चर्चा किस विषय पे हो रही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र नगर निगम में शामिल किए गए हैं उनको बाहर निकलवाएं, उनको कैसे बाहर निकलवाना है, या नगर निगम की आय के साधन सुदृढ़ करने की बात नहीं हो रही है। बात ये रही है, सत्ता दल बोल रहा है कि आपको 5 साल तक आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, है ना। विपक्ष कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि 15 साल तक आपको टैक्स से फ्री रखा जाएगा। मतलब ये लग रहा है कि सिर्फ चुनाव जीतने तक की सोच है, उसके बाद जो आप वादे कर रहे हैं वो क्या हक में भी हैं। अब आप क्षेत्रों को बाहर करवाएंगे, लोगों को बाहर निकालेंगे, टैक्स कहाँ से आएगा? नहीं, उसमें भी आगे और देखिए, सरकार की तरफ से भी एक बहुत दिनों से बयान चला हुआ है, 2-4 बार बयान चल भी चुका है कि ये जो इस बार जो निर्धारण हुआ है वो जनगणना चूंकि पुरानी है, वो जैसे ही जनसंख्या में बदलाव आएगा वो क्षेत्र फिर ग्रामीण हो सकते हैं। अब देखिए, वो पता नहीं उसकी डिमोशन होगी उस क्षेत्र की, प्रमोशन होगी कि जो क्षेत्र किसी में शहरी है वो जहां से पार्षद चुन के आता है, भविष्य में ऐसा हो सकता है कि फिर ग्रामीण हो जाए और वहां से बाढ़ पंच बने। फिर देखिए, यही बात है, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स लग रही है, जैसे विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में होता है। विदेश में लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट जिनको हम बोलते हैं, नगर परिषद है, नगर निकाय जो होते हैं, बहुत स्ट्रांग होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पूरे अधिकार भी होते हैं, उनको डिस्पर्स करने की उनके पास पास भी होती है और लोग भी समझदार होते हैं। अब हमारी जनता को भी शायद ये समझना पड़ेगा कि हमें थोड़ा सा टैक्स दे के सुविधाएं ज्यादा लेनी है, या कुछ पैसे बचा के हमेशा गड्ढों में जीना है, सूखे नल के पास भटकना है और अंधेरी सड़कों में भटकना है। ये बहुत बड़ी बात है आपकी जनता की तरफ भी ये है कि वो परसों जब प्रतिनिधि चुने तो वो सोचें कि वो अपने बच्चों के लिए क्या चाहते हैं, अपने उनको जूते ही घिसने हैं, मोच ही खानी है गली के गड्ढों में, या फिर आपको सड़कें जब हम अपने नुक्कड़ में सिर्फ एक नलके की बात करेंगे, है ना, गली के किसी छोटे से रास्ते की बात करेंगे, तो शायद ये समस्याएं आगे गंभीर हो सकती हैं, है ना। हमें अपना जब तक क्षेत्र के लोगों का विजन उस क्षेत्र के लिए नहीं है, बल्कि उस 4-6 घरों के लिए है, तो ऐसी समस्याएं रहेंगी। और एक चीज और है सर, आप अगर मान लीजिए गली गड्ढे की भी बात करते हैं तो बुरी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे एरियाज हैं, छोटे छोटे वार्ड हैं, छोटी सी जनसंख्या, आपकी बहुत सारा पैसा आएगा, शहरी विकास मंत्रालय से बहुत ज़्यादा धन होता है। हिमाचल क्योंकि ग्रामीण आधारित एक प्रदेश है, तो हमने सिर्फ गाँव को जो पैसा मिलता है वही देखा। शहरों के लिए जो धन आता है, क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेशन वैसा नहीं था, हमारा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं था, तो हम उस धन का इस्तेमाल नहीं देख पाते थे। अब सेंटर से पैसा आएगा, लेकिन साथ साथ हम सिर्फ सेंटर के पैसे पे, हम मुफ्तखोरी पे नहीं जी सकते हैं। अपीजमेंट जो होती है वो किसी के लिए, ना हमारे लिए अच्छी है, ना हमारे बच्चों के लिए कल के लिए अच्छी। हम अच्छा शहर चाहते हैं, अच्छी कानून व्यवस्था चाहते हैं, अच्छी सुविधाएं चाहते हैं, तो हमें शायद इन चीज़ों से हटना होगा, गांव की तरफ ना लौटें, शहर से जुड़ के योगदान बढ़ाना होगा। जी जी, शहर से ये यहाँ सोसाइटी के लिए, यहाँ सोसाइटी को, जनता को भी साथ जुड़ना होगा। वो अपने प्रतिनिधियों को अकाउंटेबल बनाएं, उनसे जवाब पूछें कि हम विधानसभा आपके इस क्षेत्र में शामिल हुए, इस वार्ड में है, आप काम क्यों नहीं कर रहे हैं? और अगर काम जितने उन्होंने वादे किए हैं, आप ये मान के चलिए, हमें लगता है कि चारों ही जगह जनप्रतिनिधियों को दिन रात एक करना पड़ेगा, वहाँ के अफसरों को दिन रात एक करना पड़ेगा, तब शायद लोगों की एक्सपेक्टेशन पे सही उतरें और अगली बार हमें और अच्छा मिले। अच्छा, ये आपकी बात सही है। इसके बाद एक और अवस्था जी हमने चीज़ देखी है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत हुई। जब नेता इतने इकट्ठे होंगे, वो काम करेंगे, तो जाहिर है वो बताना भी चाहेंगे कि हमने क्या काम किया। तो मीडिया की भूमिका भी नए प्रकाश में दिखी है। मीडिया कर्मी जिनको शायद समाज में एक ठप्पा लगा के छोड़ दिया जाता होगा कि ऐसा करते हैं, या एक लाइन मानी जाती है, इस बार मीडिया कर्मी की भूमिका बहुत अच्छे नज़रिए से सामने आई है। हमने देखा लगभग चारों ही जगह सभी मीडिया कर्मी बहुत रिसर्च के साथ पहुंचे, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न किए, ऐसे प्रश्न किए कि नेता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे थे वो आराम से बैठे नहीं दिखे। उनको पूरी तैयारी के साथ आना पड़ा, और कहीं से हमारे पास इनपुट हैं कि नेता डर भी रहे थे कि एक आधे स्थान पे तो शायद ऐसा भी है कि किसी स्थानीय नेता को मंच पे इसलिए नहीं आने दिया गया कि इनको देख के ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बिल्कुल, देखिए, परफॉर्मेंस तो कैलकुलेट होगी। अगर स्थानीय नेता हैं और वो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सरकार में हैं और किसी भी भूमिका में हैं, तो लोग तो पूछेंगे,
लोग पूछेंगे, मीडिया पूछेगा, है ना। हाँ, मीडिया के लिए जनता पूछने का मतलब है लोग पूछ रहे हैं वो, जी, जी, है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। मीडिया के पास वही इश्यूज, वही मुद्दे सामने जाते हैं जो जनता की मांग है, जनता के है ना? expectations। जनता ने किसी न किसी रूप में अपने सामने रखे होते हैं। तो जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बड़ी हैं, जितने संवाददाता सम्मेलन बड़े हैं, मीडिया की भूमिका उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। सोशल मीडिया की जो क्या कहते हैं सक्रियता है वो इस चुनाव में बहुत ज़्यादा हुई। सोशल मीडिया पे, क्योंकि जितने भी पत्रकार हैं वो सोशल मीडिया पे भी उनके पेजेस उसके पीछे कारण है, उसके पीछे कारण है कि आपको एक छोटे से क्षेत्र में आप चुनाव लड़ रहे हैं, छोटे से क्षेत्र में आप प्रिंट की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते हैं, है ना। पर वहाँ सोशल मीडिया की भूमिका इसलिए ज़्यादा होती है कि आपने किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे डाला, उसको सर्कुलेट कर दिया क्षेत्र में, बहुत आसान है, सुबह डालो शाम तक तो सारी दुनिया में घुमा लो, और उस पर आपको वो भी मिल जाता है, रिएक्शन भी मिल जाता है कि ये मुद्दा सही है गलत है। तो हमें ये, हाँ, अगली बात, बहुत से नेताओं को आपने ये भी देखा होगा कि विषय तो स्थानीय हैं पर उनकी प्रश्न भी लोगों के स्थानीय हैं, पत्रकारों के प्रश्न स्थानीय हैं, लेकिन जवाब जो है वो राष्ट्रीय है। संबोधन राष्ट्रीय स्तर का या प्रादेशिक स्तर के संबोधन है कि देखिए, शायद उसमें शायद जनता टेस्ट करेंगे, हम भी परसों देखेंगे कि हो क्या रहा। परसों का जो हमारा विशेष बहस होने वाली है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा। कुल मिला के हमें जर्नलिस्ट जो हैं उनकी नई अप्रोच और उनकी क्षमताएं सामने दिखी हैं, जो कि एक समाज में भी अच्छा संदेश जाएगा इस बिरादरी के लिए, और उन्होंने दिखाया भी है कि हम कितने कैपेबल हैं, सभी पत्रकार, सभी उस जुड़े हुए। अच्छा, इसके अलावा पत्रकारों की बात के बाद अगर हम करें तो नेताओं की नई क्षमताएं भी नई रोशनी में सामने आई। ऐसे नेता दिखे हमें जिनका नेतृत्व क्षमता जो थी वो सबके सामने, देखिए होता क्या है, छोटा प्रदेश है, बड़े नेता हैं यहाँ पे, तो बड़े नेता अमूमन सामने आते हैं। छोटे जो क्लास 2 बोल सकते हैं उनको, या द्वितीय पंक्ति के जो नेता हैं वो चाहे कितना भी काम करें वो सामने, लेकिन इन चुनावों में ऐसा नहीं हुआ। इन चुनावों में शायद उनको मौका मिला है आगे अपनी संगठनात्मक क्षमता दिखाने का, उनको प्रशंसक भी मिले हैं। नहीं, दोनों ही देखिए, आपने इसमें द्वितीय पंक्ति के नेताओं को भी आगे बढ़ते देखा और प्रथम पंक्ति के ऐसे नेता जो 3.5 साल से निष्क्रिय से थे, ठीक है, वो भी, उनको भी आपने बहुत सक्रिय देखा। आप यहाँ से आप देखिए, आप चारों नगर निगमों में नजर दौड़ाएंगे तो आपको मिलेगा। बिंदल जी काफी लंबे समय से कहाँ थे, नाहन में थे, उनकी सक्रिय भूमिका कहाँ है, सोलन में, क्योंकि सोलन उनकी कर्मभूमि रही है, उनकी बहुत पहचान है, बहुत पैठ है ना, वो शायद उनकी वहाँ प्रतिष्ठा भी दाव पे है इस वक्त। आपने सुक्खू जी को कहाँ देखा, धर्मशाला, सीधे तौर पे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन धर्मशाला के प्रभारी हैं, है ना। बाली जी काफी समय से अस्वस्थ थे, लेकिन इस बार मंडी के प्रभारी बनाए गए हैं। मंडी में उनकी सक्रियता देखी और उसके परिणाम भी हमें, है ना। उसी तरह से आप बहुत से अन्य नेता हैं, हर व्यक्ति को, हर नेता को किसी ना किसी रूप में काम मिला है। मेरे पास बहुत से ऐसे लोग हैं, ऊना के बहुत से लोग हैं जिनको ये मतलब जो टिकट के दावेदार हैं वो किसी वार्ड का प्रभारी बनके काम कर रहे हैं, क्योंकि तो छोटी बात नहीं। जी, उनको क्षमता दिखानी, क्योंकि जिस तरह से अभी खासकर भाजपा की तरफ से हुआ, टिकट आवंटन को आधार बनाया गया एक सर्वे, तो शायद नेताओं को ये लग रहा है, द्वितीय पंक्ति के जो नेता हैं, जो टिकटार्थी हैं या कुछ हैं, कि हम पता नहीं अब कौन सी चीज़ सर्वे में आ जाए, एक तरह से पार्टी के लिए तो अच्छा ही है। विपक्ष के लिए ऐसा है कि उनको जोर लगाना है, संगठन भाजपा का मजबूत है। हमारे साथ पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा थे, तो उन्होंने माना था कि बीजेपी कैडर आधारित पार्टी है। कांग्रेस लोकप्रियता में या पुराने जो संबंध रहे हैं उनसे, तो अब दोनों का ये बड़ा अच्छा एक पैरेलल सा आ गया। हालांकि कांग्रेस का संगठन बहुत सुधर गया, कांग्रेस का संगठन सुधरा है, और मुझे लग रहा है कि ये चुनाव थोड़ा वो संगठन को संजीवनी भी दे रहा है। आपने परसों सोलन में देखा होगा, जब मुख्यमंत्री साहब जनसभा कर रहे थे, तो कांग्रेस के एक बहुत बड़ा जो गुट एजिटेशन किया ना, वो वहाँ जनसभा के आसपास सही या गलत होने पे सवाल उठा सकते हैं, अलग बात है, लेकिन ऊर्जा और प्रयास था वो वहाँ दिखा है ना, दिखाने की कोशिश की है। उसी तरह से आप धर्मशाला में देख रहे हैं कि बहुत सक्रिय है संगठन, मंडी या पालपुर में भी स्थिति। जी, अच्छा, इस बीच हमारे साथ सोलन से हमारे ब्यूरो चीफ मुकेश कुमार जी हैं। इलेक्शन का दौर खत्म हो गया तो हम मुकेश जी से चर्चा कर लेते हैं, बड़ी देर से हमारा इंतजार कर रहे थे बहस में। मुकेश कुमार जी, आपका स्वागत है आज की बहस में। जी हाँ अग्निहोत्री जी, इस बार सोलन नगर के चुनाव प्रचार का शोर आज थम गया। इन चुनावों की खासियत यह रही कि प्रमुख राजनीतिक दलों के बड़े बड़े नेताओं को गली गली की पगडंडियां नापने पे इस बार मजबूर होना पड़ा है। यहां तक कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 1 माह में 3 बार सोलन आए हैं, और सोलन की जनता की नब्ज टटोलने में नेताओं को इस बार खूब पसीना बहाना पड़ रहा है। एक तरफ नगर निगम में शामिल 8 पंचायत के बाशिंदों के घावों पर मरहम लगाने की राजनीतिक दलों की जहां कसरत है, वहीं कई दशकों से चली आ रही पेयजल, विद्युत व सड़कों की खस्ता हालत जैसी समस्याएं पुनः इस बार पिटारे से पुनः बाहर हैं। चुनावी शोर थमने के बाद
अब चुनाव 7 अप्रैल को है, लिहाजा मतदाता अपना फैसला सुनाने से पहले प्रत्येक राजनीतिक दल के लुभावने वादों को परख करने में, मंथन करने में अब जुट गए हैं। इस बार सब कुछ बदला बदला सा है, तथा यदि हम कहें तो मीडिया ने भी एक सजग प्रहरी के रूप में अपने दायित्व का इस बार खूब निर्वहन किया है। सोलन नगर निगम के कुल 17 वार्डों की प्रत्येक जन समस्याओं को मीडिया ने लाइव व प्रिंट में बखूबी उकेरा है। किंतु क्या यह सजगता व सार्वजनिक मंच पर लोक लुभावनी घोषणाएं चुनाव बीत जाने के बाद स्थायी तौर पर लागू होती नजर आएंगी, या अतीत की तरह पुनः अगले चुनाव में एक यक्ष प्रश्न की तरह पटल पर प्रदर्शित होंगी? अब यह फिर भविष्य के गर्भ में चला गया है। धन्यवाद मुकेश कुमार जी। तो आपने मुकेश जी को सुना, देखिए वही बात है जो हम डिस्कस कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव उसी तरफ जा रहे हैं, जनता का जोश वैसा ही है और अच्छा एक्सपेक्टेशन भी वही है और परसों का सबको इंतजार है। तो लगे हाथ हमारे साथ पवन शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी धर्मशाला से। पवन कुमार शर्मा जी नमस्कार, आपका स्वागत है धर्मशाला से आज के बहस में। प्लीज़ अपना पॉइंट रखिएगा प्लीज़। जी सर, देखिए 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनावों से पहले हो रहे ये नगर निगम के जो चुनाव हैं, ये दोनों ही राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बने हुए हैं, क्योंकि 2022 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उससे पहले प्रदेश के 4 जो नगर निगम क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं उसको दोनों ही दल जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसी जीत को आधार बनाकर जनता के बीच में 2022 के चुनाव की नींव रखे जाने वाले हैं। नगर निगम के जो चुनाव हो रहे हैं, अभी 7 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार जो है वो थम गया है। और हम आपको बता दें कि नगर निगम के लिए ये जो चुनावों का प्रचार हुआ, इसमें बड़ी बात देखने को ये सामने आई है कि जो छोटे छोटे जो मोहल्ले थे, जो गलियां थी, वहां खुद मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है वो गांव मोहल्ले तक गए हैं। इसका लाभ ये रहा है कि उन क्षेत्रों के जो छोटे छोटे मसले थे, छोटी छोटी समस्याओं थी, गली की, गड्ढे की, सड़क की, पानी की, बिजली की, वो जो गांव की जो छोटी छोटी समस्याएं थी, जो छोटे छोटे मुद्दे थे, वह भी उभर कर सामने आए हैं, जिसका बड़ा लाभ ये रहने वाला है कि आने वाले दिनों में जो पार्षद वहां से चुनकर आएंगे उनको उन मसलों पर जो इन दिनों नगर निगम चुनावों के दौरान उठे हैं, उन मसलों पर काम करना ही होगा, नहीं तो दोबारा फिर उनसे जवाब मांगा जाएगा। जी सर। धन्यवाद पवन जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने चीज़ें विस्तार से रखी हमारे सामने। वही हम भी इसी मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे। बिल्कुल, कि देखिए विषयों के आसपास ही बिल्कुल वही है, वही देखिए, हाँ बिल्कुल वही है, उसी तरफ चुनाव जा रहे हैं। परसों का दिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। परसों का हमें इंतज़ार रहेगा अवस्थी जी, क्योंकि हाँ इसके बीच कल का दिन भी है। कल क्योंकि ऐसे तो प्रचार नहीं उस पर, लेकिन मतदाताओं को आप घर घर जाके संपर्क कर सकते हैं। तो देखते हैं कल के जो घटनाक्रम होगा वो भी हम आपके पास लेकर आएंगे बहस कार्यक्रम में। और परसों का तो हमारा विशेष कार्यक्रम होगा, उस दिन चुनाव होगा, तो हम देखेंगे कि हर कहीं कैसा माहौल रहा, किस वर्ग ने किस तरफ जो है रुझान दिखाया। तो आज की बहस में अभी के लिए इतना ही। मैं संजय अवस्थी जी से इजाज़त लेना चाहूँगा। अवस्थी जी आप आए, इसके लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। जाने से पहले वही अपील जो हम अपने दर्शकों से करते हैं, देखिए कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया है, दिनों दिन आप देख रहे हैं फिगर्स कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। अभी हमारा प्रदेश उतना अफेक्टेड नहीं है, लेकिन भगवान ना करे अगर हम थोड़ी सी भी असावधानी बरतेंगे तो हम भी मुश्किल में दोबारा से फंस सकते हैं, जैसा जो कि हम नहीं चाहते। मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करिए। सोशल डिस्टेंसिंग में संबंधों को बरकरार रखिए। जी बिल्कुल सही बात है, संबंध ना तोड़ें। देखिए कोरोना में मुझे लग रहा है कि एक और बहुत ज्यादा जरूरत जो है वो नफरत खत्म करने की है। कोरोना के कारण जो नफरत पैदा हो रही है कि उस घर में कोई संक्रमित है तो वहां नहीं जाना है। मुझे लग रहा है कि जिस घर में आपको ऐसा कोई केस मिलता है वहां आपको अपना कॉन्टेक्ट बढ़ाना है, उनकी सहायता करनी है जितनी भी आप कर सके, सुरक्षित रहते हुए स्वयं। अच्छा, इसके साथ ही आप दिव्य हिमाचल टीवी से जुड़े रहें, हमारे सारे कार्यक्रम देखते रहें, बहुत से हमारे बुलेटिन हैं उनको देखिए। साथ ही साथ दिव्य हिमाचल समाचार पत्र, आपका अपना प्रिय समाचार पत्र है, 25 सालों से आप उसको अपना समर्थन और प्यार दे रहे हैं, उसे निरंतर पढ़ते रहिए, आपको बहुत सी जानकारियाँ विस्तृत रूप में मिलेंगी। साथ ही ये सभी जानकारियाँ, हमारे टीवी के कार्यक्रम, हमारे समाचार पत्र की खबरें, सब कुछ और भी बहुत कुछ आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पर
www.divyhimachal.com। तो वहाँ पे आप जब भी जहाँ भी आपको समय मिले, आप कहीं भी हों, आप अपने मोबाइल फ़ोन पे www.divyhimachal.com खोलिए और अपने प्रदेश के हर घटनाक्रम से आप इन टच रहिए, जानकारी रखिए। आज के लिए इतना ही। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवस्थी जी, नमस्कार।